What how it is changed into a browser? Yes. संसाधन और विकास। तो विकास की अवधारणा के बारे में मैं बात कर चुका हूँ शायद, मुझे याद नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई दो दो नंबर के दो क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहला जो हमारे संसाधनों का, संसाधन होते क्या, चैप्टर का नाम संसाधन और विकास। एक्चुअली में हमारे देश में जितनी भी चीजें उत्पादित हो रही हैं उनको संसाधन बोलेंगे हम, प्राकृतिक के तौर पर बन रहे हैं या फिर मानव निर्मित भी हो सकती हैं, जैसे लोहा, इस्पात इस्पात वगैरह। तो कृषि के सब साधन हमारे संसाधन आएंगे। पेड़ जितने उग रहे हैं, पुष्पा भाव, पुष्पा भाव आपने देखा है ना, लाल चंदन की तस्करी करता है, तो वो भी संसाधन है हमारे लिए। हमारे जमशेदजी टाटा जी जो है वो स्टील पावर प्लांट में, हाँ वो बन रहा, अगर स्टील बना रहे हैं तो वो भी हमारे लिए संसाधन है। नदियां बह रही हैं, संसाधन है। सोना चांदी निकल रहा है, संसाधन है। मैग्नीज निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, ये सभी संसाधन है जिनका यूज हम डेली लाइफ में जो है अलग अलग चीज तरह तरह से जो है वो कर रहे होते हैं। वो सभी के सभी संसाधन है ना। और संसाधनों के कारण से ही विकास हो पाता है, क्योंकि उन्हीं संसाधनों का यूज हम किस तरह से कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कोयला जो है वो किसी दूसरी चीज में यूज किया जा सकता है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, हम वेस्ट कर दे रहे हैं। या फिर हमारा जो है वो चंदन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बिक रहा है और हम क्या कर रहे हैं, मालूम हमको मालूम ही नहीं है कि उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, और हम जो है उसको ऐसे ही तस्करी के रूप में बेचने दे रहे हैं। तो और हो सकता है हमारे यहाँ कोई ऐसी औषधि हो जो कि बाहर विदेशों में जा रही है और हमें पता ही नहीं हो कि वो बहुत ज्यादा कीमती है। जैसे उदाहरण के लिए एक कहानी बताऊं मैं, अपने यहाँ जो सेंधा नमक आता है ना, जो सेंधा नमक खाते हैं, वो एक्चुअली रॉक साल्ट होता है। वो पहाड़ होते हैं उसके, तो वो पहाड़ों से निकलता है सेंधा नमक। हमारे यहाँ जो सेंधा नमक के पहाड़ है वो बहुत कम है, पाकिस्तान में है वो ज्यादातर पहाड़ उसके सेंधा नमक के। तो कई सालों तक पाकिस्तान जो है ना, क्या करता था मालूम, भारत जो है सेंधा नमक इंपोर्ट करता था पाकिस्तान से आता था भारत में वो बहुत सारा नमक। और पाकिस्तान, और उसकी हंसी हंसी वाली बात ये है क्योंकि वो सॉल्ट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, सोडियम वगैरह जो है उसमें बहुत लिमिटेड मात्रा में रहता है। आयोडीन भी उपस्थित रहता है लेकिन सोडियम ज्यादा नहीं होना चाहिए नमक में। सोडियम ज्यादा होता है तो वो नमक नुकसानदेह होता है, इसलिए आपको जो है वो नॉर्मल जो टाटा सॉल्ट होता है ना, वो डॉक्टर आजकल जो है वो जो सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं ना, वो नहीं खाते वो वाला नमक। क्योंकि उसमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है। आयोडीन तो होता है, चाहिए आयोडीन, लेकिन सोडियम बहुत ज्यादा होता है, तो वो वाला सॉल्ट नहीं खाते, नॉर्मल वाला सॉल्ट सेलिब्रिटीज वगैरह। वो पिंक सॉल्ट यूज करते हैं। पिंक सॉल्ट सेंधा नमक को ही बोलते हैं। सेंधा नमक में क्या होता है, क्योंकि पहाड़ों में बन रहा है तो इसकी संरचना अलग होती है, कंपोजिशन अलग अलग होते हैं इसके, मतलब इसमें जो पोषक तत्व है ना वो अलग अलग होते हैं। तो वो उसमें सोडियम कम होता है तो बहुत अच्छा बिकता है। तो पाकिस्तान से अपन सेंधा नमक खरीदते थे, खुद खाते थे, और उस सेंधा नमक को संशोधित करके दुनिया भर में बेचते थे। तो पाकिस्तान जो अपन को सेंधा नमक 2 रुपए किलो में बेचता था, अपन उसको 80-90 रुपए किलो में जो है वो विदेशों में बेचते थे। कई सालों तक पाकिस्तान को इस बारे में पता नहीं चला कि ये हम, वो तो बस उसमें खुश थे कि बोले भाई चट्टाने बिक रही हैं, चट्टाने बिक रही हैं करके। बाद में जब एजुकेटेड पाकिस्तानी आए, जनरेशन समझदार हो गई, तो अभी कुछ सालों से, 10-15 सालों से, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो पिंक सॉल्ट जो है वो बेचना जो है शुरू कर दिया। नहीं तो भारत में कई हद तक तो क्यों क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि उसके संसाधन का यूज कहाँ किया जा रहा है, उसका उसका कितना ज्यादा मार्केट में वैल्यू है। वो तो बस समझ रहा है, पत्थर पत्थर है भाई, पत्थर जो लोग बाग खा रहे हैं इंडिया के, बेचो, अपन जितने मिल रहा है उतने में खुश रहो। तो इंडिया ने उसका फायदा उठाया। इंडिया को अगर, यहाँ के लोग को अगर वो उसका नॉलेज होगा, तो वो जो है उसको सॉल्ट को शुद्ध कर करके, जो रॉक सॉल्ट था, शुद्ध करना पड़ता है, पत्थर वगैरह की अशुद्धियां होती हैं, शुद्ध कर करके जो है वो पिंक सॉल्ट के नाम पे यूरोप अमेरिका में बेच रहे हैं 80-90 रुपए में। तो अच्छा खासा फायदा कमा रहे हैं। तो ये होता है जब आपको देश में संसाधन हो और उसका नॉलेज ना हो, तो आप जो है वो विकास नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे ज्यादा, है ना। तो इसलिए हमको जो है संसाधनों का नॉलेज होना जरूरी है। चैप्टर उसी के बारे में है कि संसाधन सबसे पहला आता है। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं। मानव इन तीन चीजों से घिरा हुआ है। अंतर संबंध बता रहे हैं कि हमारी प्रकृति, प्रकृति जो है वो उससे जुड़ा हुआ है, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं। संस्थाएं मतलब कि जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन होते हैं ना, वो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके जो है वो संस्थाएं ही देती हैं। और वो संस्थाएं कहीं ना कहीं हद तक प्रकृति पर डिपेंड है, बीच में मानव फंस जाता है। मानव जो है इन सब का यूज कर रहा होता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से सामान्य है, एक संसाधन है। हमारे लिए जितने भी हमारे हमारे आसपास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितनी भी चीजें मौजूद हैं,
और उनको जो है उसको उपयोग किए जाने सकने के लायक प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम, और ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आर्थिक रूप से संभाव्य हो। ऐसा ना हो कि भाई जैसे आप मान लो उदाहरण के लिए समुद्र से अगर नमक निकालना है अपन को, सॉरी, समुद्र से जो है वो साफ पानी पीने का निकालना है, तो वो संभव है लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्टली है। 1 लीटर की कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हैवी पड़ जाती है उसमें, इसलिए जो है ऐसी टेक्नोलॉजी कोई काम की नहीं है कि जो ज्यादा महंगी हो, है ना। तो वो आर्थिक रूप से संभव होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। अगला पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, संसाधनों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 4 प्रकार के लिखे हैं, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। 4 टाइप के हैं बस। हाँ, 4 टाइप के हैं। तो इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में बोलेगा भाई उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। समाप्यता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। विकास के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, समझाइए। सबसे कॉमन क्वेश्चन है। तो पहला तो जैव और अजैव, उत्पत्ति के आधार पर, तो जो जो जिंदा है अवशेषों से बने वो जैव, जो निर्जीव है वो अजैव, है ना। समाप्यता के आधार पर जो समाप्त हो जाने वाले हैं वो समाप्त, नवीकरण, जो अन सॉरी जो यूज किए जाते हैं पुनः उपयोग किए जा सकते हैं वो नवीकरण है। जो समाप्त हो जाएंगे नहीं किए जा सकते दोबारा उपयोग, अनवीकरण। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, किसी व्यक्तिगत, जैसे मान लो मेरे घर में मैंने जाम का पेड़ लगाया, तो जाम पर अधिकार किसका होगा, जाम मेरा पर्सनल है, तो वो व्यक्तिगत हो जाएगा। सामुदायिक मतलब कि किसी समुदाय विशेष का है, जैसे कोई आदिवासियों का जंगल है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब किसी देश का है, और अंतरराष्ट्रीय मतलब कि ऐसा संसाधन जिसपे 2 या 2 से अधिक देश जो है उस पर अपना दावा ठोकते हैं। उदाहरण के लिए हमारा अंटार्कटिका क्षेत्र, अंटार्कटिका पे जो है वो सभी देश, यूरोप के बहुत सारे देश जो है वो आपस में मिलजुल कर उस पर रिसर्च करते हैं, तो सभी का अलावा वो उस पर किसी भी देश का हक नहीं है। एक टाइम था जिस पर जैसे चांद पर जो है वो हक जताने लगे थे ना देश, वैसे ही जो है अंटार्कटिका पे भी कई देशों ने अपना कब्जा किया। अमेरिका बोलता था ये हिस्सा मेरा है, ब्रिटेन बोलता था ये हिस्सा मेरा है, यूरोप में कई देश, फ्रांस वगैरह बोलते थे ये हिस्सा मेरा है। तो उसको जो है अंटार्कटिका को फिर एक ट्रीटी की गई, सभी देशों ने मिलकर करी, भाई ये किसी का नहीं है, इसको अपन ओपन रखते हैं और सभी इसका यूज करते हैं बराबरी से। कोई रहने लायक परिस्थिति तो है नहीं कि वहां पर अपन रहने लाएंगे, रिसर्च के लिए यूज करना है तो सब यूज करो इसको, तो वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, है ना। विकास के स्तर पर संभाव्य, विकसित भंडार और संचित कोष। तो विकास के आधार पर संभावी मतलब कि जिसका उपयोग किया जा सकता है, विकसित मतलब ऑलरेडी विकसित हो चुकी है उसकी टेक्नोलॉजी, और विकसित भंडार है वो मतलब केवल यूज करने के लायक तैयार हो चुका है वो भंडार, और संचित कोष मतलब कि जो स्टोर कर कर रख रहे हैं हम इमरजेंसी के लिए। तो ये दो दो प्रकार के हैं, डीप में देखेंगे, अभी देख रहे हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी देखना है ना अभी तो। फिर उसके बाद संचित कोष हो गया, संसाधनों का विकास, सतत पोषणीय विकास। तो इसमें रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन आता है जिसमें सतत पोषणीय विकास के बारे में बात आता है। तो सतत पोषणीय विकास अपने आप में 2 नंबर का टॉपिक है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए, पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, ऑब्जेक्टिव आना है क्या, अगर ऑब्जेक्टिव आना नहीं आना, जिन भी चैप्टर में देखो उनमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, बताओ। तो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, और इसकी सबसे ज्यादा वो क्या है, सबसे ज्यादा इसकी है इम्पोर्टेंट है एजेंडा 21। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि भाई टीचर की निगाह में बनता है। एजेंडा 21 नाम सुनने में लगता है ना, तो अच्छा लगता है क्वेश्चन सुनने में, भले ही है कुछ नहीं। तो ये सतत पोषणीय विकास पर ही आधारित है। जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन एक्चुअली हर साल कहीं ना कहीं आयोजन होता रहता है इसका। तो 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष, सबसे पहले शायद मेरे ख्याल से रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राजील में है, ब्राजील की राजधानी है रियो, वहाँ हुआ था। और ब्राजील के भैया, शहर, हाँ। वो एक क्वेश्चन था। हाँ। जेनेवा में तो खुद होते हैं ना पृथ्वी सम्मेलन? हाँ, होते हैं क्या? जेनेवा मतलब एक देश टाइप का जेनेवा जो भी। देश है, जेनेवा एक्चुअली बहुत ज्यादा फेमस है हेडक्वार्टर्स के लिए। उसमें मालूम इतने सारे हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं जेनेवा में। अम, पृथ्वी सम्मेलन मेरे ख्याल से ये शुरुआती का लिखा हुआ है आपकी बुक में, और जेनेवा में भी हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे, और हर साल होते हैं कि नहीं इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, देख लेते हैं। अर्थ कॉन्क्लेव, 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 जिनेवा।
अर्थ कॉन्क्लेव हिस्ट्री लिखे हैं अपन। या विकी लिख दें तो भी बता देगा। अर्थ कॉन्क्लेव बोलते हैं। होलो अर्थ, ये क्या है? हम्म। जनेरू 3 जून से 52 शेरों के बाद विकास मंदिर पर केवल एक ही बार हुआ है पृथ्वी सम्मेलन। जनेरू 3 जून से 16 जून तक, शीत युद्ध के बाद जनेरू क्या है? सात संयुक्त राज्यों में प्रतिक्रिया सक्रिय बनाया गया था। व्यक्तिगत सदस्य राज्य को संभालने के लिए स्थिरता मुद्दे पर पृथ्वी सम्मेलन के लिए अन्य मंच पर किया गया। निर्माण के बाद से स्थिरता, ये कुछ गलत समझ लिया है। अर्थ समिट। अर्थ समिट एक ही बार। इसमें तो सब में यही आ रहा है भाई, अर्थ समिट जो है रियो डी जेनेरो में हुआ था, उसके बाद हुआ है कि नहीं हुआ? इसमें एक ही आ रहा है, वो कुछ शायद अपने आप कैसे माइक खुल जाता है भाई। लिस्ट ऑफ द अदर समिट बिफोर रियो, द फर्स्ट वन इन 1972। लिस्ट नहीं मिल पा रही है यार मुझे। इसमें केवल जहां भी सर्च कर रहा हूँ वो रियो डी जेनेरियो में आ रहा है 1992 में। यूएनसीडी की बैठक जरूर हुई है, लेकिन अर्थ समिट की लिस्ट नहीं है मेरे पास। 1972 में हुआ था यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन एनवायरनमेंट में स्टॉकहोम में। 1982 में हुआ था नायरोबी में केन्या में। 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो कि जिसका जिक्र आपके लिए किया जा रहा है। टोटल 9 हो चुके हैं। 2022 में स्टॉकहोम में प्रस्तावित है। उसके पहले सेंटियागो में हुआ। उसके पहले तो यहाँ तो भाई उसका तो नहीं दिख रहा है, जेनेवा का तो नहीं दिख रहा है। जेनेवा में शायद और कोई से होंगे। जेनेवा मैं बता रहा हूँ ना, जेनेवा जो है भाई वो इतने सारे हेडक्वार्टर्स है वहां पर जेनेवा में कि पूछो मत। हर जिसका ज्यादातर हेडक्वार्टर्स जेनेवा में स्थित है ना। तो वो हेडक्वार्टर्स के लिए कोई सा और वो होगा शायद आज समिट, लेकिन जेनेवा का जिक्र नहीं आया। 8 हो चुके हैं अभी तक, आखिरी वाला स्टॉकहोम में होने वाला है। ये दूसरा तीसरा था जो कि रियो डी जेनेरो में हुआ था, और ब्राजील की राजधानी है रियो। ओलंपिक भी हो चुके हैं शायद रियो में। खैर हाँ। हम्म, क्यों इसमें है एजेंडा 21? एजेंडा 21 क्या है अभी देखेंगे। इस पे इंपॉर्टेंट बात है। संसाधन नियोजन, तो संसाधनों का नियोजन से, नियोजन मतलब कि मैनेजमेंट। भाई जाहिर सी बात है मैनेजमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर नियोजन के प्रकार लिखे हुए हैं। भारत में संसाधन का न्यास नियोजन के किस प्रकार से किया गया है, तो देश के विभिन्न भागों में संसाधनों की पहचान और उसकी तालिका बनाना। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उद्योग प्रौद्योगिकी तकनीक कौशल संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संस्थागत विकास योजनाओं में राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना है। तो ये 3 चरण है जिसके तहत हम नियोजन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से संसाधन है उनकी पहचान कर तालिका बनाना, फिर उसके बाद उसके लिए प्रौद्योगिकी ढूंढना, कौशल ढूंढना, संस्थागत नियोजन ढांचा बनाना, मतलब संस्था तैयार करना जो कि उस संसाधन को और ज्यादा आगे शुद्ध कर पाए, उसके बारे में टेक्निक इजाद कर सके, उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च कर सके। उसके लिए हम जो है एक संस्था बनाते हैं। फिर उसके बाद जो है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, कि संसाधन भी बचे रहे और देश का हित भी होता रहे, उनमें समन्वय स्थापित करना। 3 प्रकार से हम संसाधन नियोजन करते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में आ सकता है कि संसाधन का नियोजन किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है भू संसाधन। तो भू संसाधन कौन कौन से हैं वो, ये क्या क्लब ऑफ रोम ने की। यार थोड़ा बहुत तो चीजें छोड़ना पड़ेगी जिसमें से ये भी है। भू उपयोग शुद्ध निबंध, ये पैराग्राफ है जो कि दिखा रहा है कि हमारे यहाँ जो है, जो हमारे भू संसाधन है उनका किस प्रकार से उपस्थिति है।
सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960-61 और सामान्य भू उपयोग संवर्ग 14-15। तो अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम 46% सबसे ज्यादा क्या कर रहे थे भूमि का, सबसे ज्यादा जो है गैर कृषि प्रयोजनों में इसका उपयोग कर रहे थे हम। गैर कृषि मतलब भूमि, टोटल भूमि का 45% हम जो है गैर कृषि मतलब कृषि में यूज नहीं कर रहे थे। उसके बाद अभी कितना है ये, अभी भी गैर कृषि में जो अभी कितना शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, कुछ बड़ा बड़ा हो गया क्या, मेरे को तो कलर इसमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये टोटल है क्या कलर, सब दोनों उसमें दिखाया गया है। हाँ चलो अभी भी उतना ही है, मतलब है ना 45 का मेरे ख्याल से थोड़ा सा बड़ा ही है, 0.5 हो गया है, 0.2526 था, 0.24 जो है वो बढ़ गया है, जिसमें हम अति यूज कर रहे हैं, मतलब जमीन का किसी दूसरे मायने में यूज कर रहे हैं, कृषि नहीं है। उसके बाद नीला वाला एरिया कौन सा था, 18%, 18% जो था वन थे, और अब कितने हो गए, 23%। बड़े हैं वन, है ना, अगर मैं कलर कोडिंग सही कर रहा हूँ तो। उसके बाद अगर रेड देखें तो बंजर कृषि अयोग्य भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, तो ये बंजर भूमि थी। 60-61 में 12% थी बंजर भूमि, अब कम हो गई है, केवल 5% बची हुई है। अच्छा यार, पता नहीं क्या किया होगा ऐसा। ग्रीन वाला जो है वो, ग्रीन वाला कौन सा है, कलर में मिक्स हो रहा है भाई ये। मेरे को तो ये कलर और ये कलर सेम, ये वाला हल्का दिख रहा है और ये वाला डार्क दिख रहा है, तो ये डार्क वाला ये होगा गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र, ये तो ये वाला था। थोड़ा सा गड़बड़ है भाई ये, डार्क मेरे को कलर समझ में नहीं आ रहे हैं इसमें। डार्क वाला ये है यार, गैर कृषि प्रयोजन में डार्क वाला ये वाला होगा 4.9। सबसे ज्यादा अपन बो रहे हैं, शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र सबसे ज्यादा होगा, ये बोया गया क्षेत्र होगा। पहले कम था, अब थोड़ा सा बढ़ गया है, ज्यादा नहीं बढ़ा लेकिन 0.5 बढ़ा है। ये वाला गैर कृषि का होगा 4.9, और अब गैर कृषि का बढ़ गया है, वो भी बहुत ज्यादा। उसके बाद अगर ये पर्पल वाला देखें तो स्थायी चारागाह है एवं अन्य गोचर भूमि जहां पर पशु चारा चरते हैं, तो वो 4.71 थी, 3.3 बची बेचारे, चरने के लिए भूमि नहीं बची उनके। स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, यही तो देखा अभी। विविध वृक्षों वृक्ष फसलों उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, तो एक 1.50 थे, 1% बचे। ऑरेंज चीज बड़ी है क्या है, कृषि योग बंजर भूमि, कृषि योग बंजर भूमि, ये जो है वो 6% थी पहले, कृषि योग है लेकिन बंजर है, वो 4% बची हुई है। उसके बाद ये वाली विविध वृक्षों वाली हो गई, तो ये भाई साहब दिखाता है कि हमारा भूमि उपयोग कैसे कैसे बदला है। उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा हुआ है, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। भारत में भू उपयोग प्रारूप, आगे बढ़ रहा हूँ मैं थोड़ा सा, क्वेश्चन आंसर करना है, टाइम कम है। भारत में उपयोग प्रारूप, भू उपयोग प्रारूप, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र मतलब जितना एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु इसके 93% भाग के ही भूभाग का उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि का उपयोग सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो हमारे पास जो टोटल भूमि 32.8 लाख है ना, उसमें से केवल 93% है, 7% कहाँ गायब है, तो वो हमारे पूर्वोत्तर राज्य जो है उनको विशेष राज्यों का दर्जा है, तो वहां पर हम सर्वेक्षण नहीं करवा पाए। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में अब हो पा रहा है सर्वे। जारी एक टीम आई थी, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई थी न्यू ईयर पे, एक टीम गई है, वो सर्वेक्षण करना शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में अभी, क्योंकि भारत का नहीं था, और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है और चाइना के पास है, तो उस हिस्से पे भी हम भौगोलिक सर्वेक्षण नहीं कर पाए, तो हमारे पास केवल 93% डाटा उपलब्ध है जमीन का हमारे। उसमें स्थायी बोल रहे हैं कि आप टेबल देखो और उसमें कंपेयर करो कि क्या हुआ है, स्थायी चारागाहों की संख्या अब कम ही हुई है कि बढ़ी है। भाई कलर ही समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा, इतना अच्छा है, ऑनलाइन बुक में नहीं आ रहा, तो फिर स्कूल की बुक में तो मैं क्या ही समझूं कि क्या ही समझ में आएगा। मेरे ख्याल से अपन को उसको रियल वाला देखना चाहिए, नीचे दिया हुआ है ना, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इसको सर्च करना चाहिए, सही वाला दिखेगा। खैर अभी तो नहीं, मतलब ये है वो, इसको देखो और देखो अपने भारत में कैसे कैसे जमीन का उपयोग घटा बढ़ा है, किन चीजों के लिए घटा है, किन चीजों के लिए बढ़ा है, तो उसको देखने के लिए बोल रहे हैं। अम, शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र, शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में बोल रहे हैं, भूमि निम्नीकरण और संचार, हाँ ये इंपॉर्टेंट फिर से है। भूमि निम्नीकरण होने के कारण बताओ,
तो चारागाह मतलब पशुओं को चारा ज्यादा चराना, मृदा का अपरदन होना। फिर उसके बाद उसके संरक्षण के उपाय भी बताओ। और भूमि निम्नीकरण और क्या से अत्यधिक कृषि करना, सघन खेती करना, तो ये सब कारण है। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है और 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष लवणीय और क्षारीय है। 28% सबसे ज्यादा हमारे यहाँ क्षेत्र अपर्दित, जल अपर्दित है। जल अपर्दित है मतलब जल के द्वारा अपर्दन किया जा रहा है उस मिट्टी का, मिट्टी नहीं बच पा रही पानी के कारण से, बाढ़ वगैरह आ जाने के कारण से। और शेष लवणीय और क्षारीय है, तो वो समुद्री इलाके हैं। 28% भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत है। तो जो 28% भूमि वो वन जंगल में है, जंगल में खेती करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वो वनों के अंतर्गत दबी हुई है। खेत खनन के उपरांत खदानों के गहरी खाइयों में मलबों को खुला छोड़ दिया जाता है। अच्छा, ये बताएं कि किन किन कारणों से भूमि निम्नीकरण होता है। तो खदानों को खुला छोड़ देना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण, ज्यादा पशुचारण करते हैं जिसके कारण से भूमि निम्नीकरण होता है। पंजाब, ये ऑब्जेक्टिव भी बना है। तो ये वाला पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव है लेकिन आने नहीं है, तो क्या, अति सिंचन से उपलब्ध जलाकांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन मतलब ज्यादा सिंचाई करने के कारण से। मृदा संसाधन, फिर उसके बाद मृदाओं के बारे में लिखा है, तो इस पर आपको प्रोजेक्ट बनाने का बोला था। डायग्राम बना हुआ है कि भारत में कौन सी मृदा कहाँ पाई जा रही है। लाल और पीली मृदा, पूरी की पूरी मृदा के बारे में। चलो बढ़िया, आखिरी चैप्टर जो आखिरी पोर्शन जो है वो केवल मृदा के बारे में है। और उत्खात भूमि किसे कहते हैं, समोच्च जुताई क्या होती है, ये शब्द आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसके छोटे मोटे, और अपन ने जो नहीं किए हैं एग्जाम में, मतलब आपने केवल इसके वो देखे होंगे जो मतलब क्वेश्चन चैप्टर के हैं, तो वो तो देखें ही अपन, उसके साथ साथ जो उसके अलावा क्वेश्चन देखें जो कि जरूरी है। इसमें देख रहे थे क्वेश्चन कौन से जरूरी है। 3 राज्यों के नाम बताएं जहाँ काली मृदा पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार से मृदा बने। पूर्वी तट के नदी डेल्टा, डेल्टा क्या होते हैं भाई, कोई बताएगा डेल्टा क्या होते हैं। नदी डेल्टा क्या होते हैं, बार बार आता है डेल्टा शब्द, मैंने शायद क्लास में भी बताया है। मृदा अपरदन मतलब कि मृदा को नष्ट होना, धीरे धीरे जो है वो अपरदित होना, अपनी सतह से अलग हो जाना। कोई बताओ डेल्टा किसको बोलते हैं। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी क्षेत्रों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या उपकरण, अपरदन से जुड़े हुए अच्छे खासे शब्द हैं। 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ खारी मृदा पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन 2 नंबर में लिखना आना चाहिए, समझा दूंगा मैं अभी। ये वाला नहीं आ सकता, ये चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेल्टा बोला जाता है, नदी का कोई मैप है क्या अपने पास। मैप पे समझा दूंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में। रियल की नदी को भाई, रियल नदी तो खतरनाक, मैप जो है भारत का जो रियल मैप है वो तो बहुत अच्छा खतरनाक है यार। तो आपको यहाँ पर ये नदियाँ दिख रही हैं। हमारी गंगा नदी जो है वो ये है, यहाँ उत्तराखंड से निकल रही है गंगा नदी, ये जा रही है। और यहाँ यूपी से होते हुए, बिहार से होते हुए हुगली बन जा रही है, और यहाँ पर पद्मा भी कहला रही है भाई। ब्रह्मपुत्र जो है वो यहाँ से आती है, ये नॉर्थ ईस्ट से होती हुई यहाँ से आती हुई अलग अलग हिस्सों में टूट जाती है। और ये यमुना, गंडक, बहुत सारी हैं मेन मेन नदियों के बारे में। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा नदी यहाँ से बह रही है और यहाँ जा रही है। तो डेल्टा क्या होते हैं, हर नदी डेल्टा बनाती है। कहाँ बनाती है डेल्टा, उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पर नदी अपना समुद्र में मिलने वाली होती है। तो मुहाना जो होता है, तो अगर आप गंगा की बात करेंगे तो गंगा यहाँ से निकल रही है उत्तराखंड से, यूपी से होते हुए, बिहार से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए जो है वो बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल मतलब कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जा रही है। तो नदी लास्ट में पहुंचते पहुंचते क्या कर देती है, अपना मुहाना बना लेती है। मुहाना मतलब एक बड़ा क्षेत्र घेर लेती है। यहाँ पर आपको अगर ध्यान से देखोगे, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पा रहा है वो अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर आप ये लास्ट में देखोगे मैप में, तो आप पाओगे एक बहुत बड़ा एरिया है
जो कि पानी से ढका हुआ रहता है, मतलब मुहाना, नदी का मुहाना जो घिरा हुआ है बहुत, नदी का मुहाना जो घिरा आगे जाके चौड़ा हो जाता है, उसको हम जो है डेल्टा बोलते हैं। नदियां जब समुद्र में मिल रही होती हैं तो आखिरी मुहाना जो कि बहुत बड़ा विशाल एरिया बन जाता है। तो आप अगर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, मैंने पहले ही बोला है सुंदरबन डेल्टा जो है, वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है। तो आप देखोगे सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी के द्वारा, और गंगा नदी और बाकी नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा बहुत बड़ा है। तो इसको हम शायद सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, देखो तो ये नदी आपको दिखाई दे रही है, रियल वो है मैप। तो ये हमारा सुंदरबन का डेल्टा बनाता है, ये नदी के छोटे छोटे तंत्र दिख रहे हैं, तो ये सभी जमीन जो है वो मुहाना है नदियों के, बहुत सारी नदियों की वो आ रही है, देखो कितनी सारी नदी आ रही हैं, तो यहाँ पर जाके फैल जाती हैं वो नदियां, और इन्हें ही हम डेल्टा बोलते हैं। विच इज लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड। अरे यार मैंने गलत जगह सर्च कर लिया, मैप में सर्च कर लिया, मैप में कहाँ दिखा देगा वो बेचारा। गेंजेस डेल्टा, गेंजेस मतलब वही सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है भाई, बहुत बड़ा, पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। ये पूरी गंगा रिवर की जो है वो नदी के कारण से ये डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा बहुत फेमस डेल्टा है। तो डेल्टा जो है वो नदी के मुहाने को बोलते हैं, जहाँ समुद्र में मिल रही होती है, उसे हम डेल्टा बोलते हैं। चलो 9:10 हो गया, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएंगे, मुझे मालूम है अभी भी मैंने जितना बोला था उतना टाइम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम से इतना नहीं बढ़ा रहे, धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज डेल्टा के बारे में इंपॉर्टेंट चीज देखी, चैप्टर देख लिया आज, कल क्वेश्चन देखेंगे इसके, तो कल फिर मिलेंगे, आज के लिए इतनी रखते हैं, उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को। तो ये गुड कल नाइट आर भैया। क्लास में क्या? कल आर क्लास है, आर क्लास है।